हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी जरूर मित्र में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। दोस्तों, एक शेर है कि जो ट्रंप पर बहुत फिट बैठता है। ट्रंप जिस तरीके से अपने मुल्क में, अपने देश के भीतर और बाहर जो उनकी इमेज, जो छवि बन रही है, उसको लेकर के ये शेर उन पर बहुत सही बैठता है कि अमरीकी लोग खुद उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शायर कहता है कि क्या सोच कर बनाया है बुलबुल ने आशियां, क्या सोच कर बनाया है बुलबुल ने आशियां, माली न मोतबर है न ही अशजार मोतबर। अशजार कहते हैं पेड़ को, और माली मोतबर कहते हैं विश्वास करने, जिस पर विश्वास हो। यानी न माली पर भरोसा है न पेड़ पर भरोसा है, और हमने अपना आशियाना कहाँ बना लिया है। तो ये है। इसी तरीके से जो अभी हाल में अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त विरोध ट्रंप को हटाने को लेकर के हुआ है, जो उनकी जालिमाना कदम है ईरान के खिलाफ, जो उन्होंने इतनी तबाही अरबों खरबों की करा डाली है। खुद अमेरिका के लोग परेशान और करा उठे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति ऐसा है जो बिना सोचे समझे जंग कर रहा है, जिसका अमेरिका के किसी से कोई, ईरान से कोई खतरा नहीं था, कोई नुकसान नहीं था, फिर भी जंग हो रही है। तो अब हालात ऐसे बने हैं कि खुद ट्रंप ने पब्लिक में अब ये कहना शुरू किया, और कि ये जंग को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वो हो। और चाहे वो हुर्मुज़ का मार्ग खुले न खुले, समझौता हो न हो, मैंने इतना कर दिया है कि ईरान पस्त हो गया है, उसके पास लड़ने की अब कोई क्षमता नहीं है। और मेरा लक्ष्य था कि वहाँ के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना, ईरान की परमाणु बनाने की क्षमता को ख़त्म करना, तो मैंने उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। जो थोड़ी बहुत बची है मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। ऐसा दावा उन्होंने कल अपने घोषणा में किया है, और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस अब 2 या 3 हफ्ते के भीतर ये जंग खत्म हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब मेरा लक्ष्य कोई बचा है, मेरा सारा लक्ष्य पूरा हो गए। वो यानी लक्ष्य के मुराद उनकी ये है कि ईरान का खात्मा करना था, जो कर नहीं पाए वो, ना वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन कर पाए। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। और परमाणु बनाने की यहाँ तक बात थी, खुद ईरान नहीं बना रहा था उसको, और ऐसी इसकी जांच एजेंसी जो जांच करती है उसने भी कहा था कि परमाणु बम को लेकर के ऐसा कुछ नहीं ईरान के पास है। लेकिन अपनी जिद पर अड़े ट्रंप जंग पर जंग करते जा रहे हैं। अभी भी जंग जारी है, थम नहीं रही है। कह रहे हैं 2-3 हफ्ते बात करेंगे। और उधर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कतर और कुवैत और खाड़ी देशों की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि एक व्यवसायी जो कि अमेरिका के हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी एजेंसी आईटी की, बहुत बड़ी वो है फर्म उनकी, तो उन्होंने आईटी के ऐसे 30,000 लोगों की नौकरी को से निकाल दिया है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो खबरें सामने आई हैं कि ईमेल के जरिए हिंदुस्तान में 12,000 लोगों को और अमेरिका में 30,000 लोगों की ईमेल के जरिए नौकरी से हटाए जाने की इतला दी गई है। ये कल रात की बात है कि कल रात से उनको मैसेज किया गया ईमेल पर। आज सुबह जब उठे उन्हें, तो उन्हें ये पता चला कि उनकी नौकरी चली गई है। और उनको ईमेल पर जो इत्तला आई है उसमें ये कहा गया है कि अब आप अपना जो है डिजिटल साइन करके पेपर पर भेजिए, जो आपको भेजा जा रहा है नोटिस का, ताकि आपको बकाया दिया जाए। अगर आप डिजिटल साइन नहीं करेंगे तो आपको आपका बकाया नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल नाम की आईटी कंपनी ने ऐसे लोगों को हटाए जाने के पीछे, यानी जिसको कहते हैं ले ऑफ यानी जबरी बंदी करना होता है, कि किसी भी कारोबार में अचानक बहुत से लोगों को हटा करके वो काम बंद कर देते हैं। तो उसका दावा है कंपनी का कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एआई से डाटाबेस अपना कारोबार शुरू करने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, जो पैसा हमारे पास है नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को हटा करके उनकी जो वेतन पर खर्च होता है उसके उसी धन को उस काम में लगा करके हम कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब पश्चिमी एशियाई देश में जो जंग चल रही है, ईरान से अमेरिका और इसराइल लड़ रहा है, ये सिर्फ उसकी देन है। इतना नुकसान हुआ आईटी सेक्टर में कि 12,000 लोग भारत के जो विभिन्न चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, जहाँ भी ऑरिकल के ऑफिसेज हैं आईटी के, वहाँ पर उनको नौकरी से हटा दिया गया। सीधे सीधे ये कह दिया गया कि कोई और काम ढूंढ ले, अब यहाँ नौकरी नहीं बची। अमेरिका के व्यवसायी लैरी एलिसन की ये कंपनी है जिन्होंने इसको स्थापित किया था। अब वो पूरे दुनिया में उनके ऑफिसेस थे, लेकिन मुख्यालय उनका अमेरिका ही में है। भारत के कई राज्यों में, कई जगहों पर उनके मुख्यालय हैं, जैसे बम्बई, चेन्नई और आपका हैदराबाद, इन सब जगहों, बेंगलोर,
तो यहाँ जो कार्यरत लोग थे उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। तो अभी जो जंग चल रही है, ये बात बहुत दिन से कही जा रही थी कि मैंने कई बार ये कहा था कि जिस जंग के जो होगा सबसे बड़ा नुकसान होगा वो लोगों की बेरोज़गारी सामने आएगी। तो धीरे धीरे ये बात आज सामने आ गई कि लोगों की नौकरियां चली गई। अब लोग ट्रम्प को कोस रहे हैं कि अगर ये जंग इतनी बड़ी ना होती तो शायद आईटी कंपनी अभी चलती रहती और हमें हटाया ना जाता। बहरहाल अब लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको कैसे रोजी कहाँ मिलेगी, कौन देगा? और जो जंग चल रही है उसमें जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कैसे घर चलाएंगे। आईटी सेक्टर में बड़ी नौकरी, बड़े वेतन पर नौकरी पाने वाले लोग तमाम कर्जों में भी फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जब नौकरी पाते हैं तो वो अपने मकान और जायदाद कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश में लगते हैं, तो बैंक से लोन वगैरह भी लिए रहते हैं। तो अब उनके अचानक हटाए जाने से वो बड़े संकट में घिर जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से ईरान इराक का जंग को लेकर के अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपना जाहिर किया है रुख कि अब हम 2-3 हफ्ते में जंग बंद कर देंगे, और ये भी कहा कि हो सकता है कि बीच में ही जंग बंद हो जाए, बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान इस सब से इनकार कर रहा है। ईरान उधर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अभी उसने जिस तरह से कतर और इसराइल पर हमले किए हैं वो बिल्कुल तबाही की कगार पर पहुंच गया है, बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। बहरहाल इस जंग से अब ट्रंप पीछे हटना, छुड़ाना चाहते हैं। यही लग रहा है कि अमेरिका के भीतर उनका जो विरोध हुआ है उससे वो अपनी छवि को बनाने की कोशिश में लगे हैं कि शायद इससे कुछ बन जाए। लेकिन उर्दू अखबारात लिखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने को पेश किया है दुनिया के सामने, जो कह के आए थे कि अमेरिका के लिए वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं, अमेरिकन फर्स्ट कह के आए थे पहली बार, और नो जंग, कोई जंग की बात नहीं करती, और आते ही उन्होंने सब कुछ ना अमेरिकन की फिक्र की, उनको पागल कहने लगे और जंग को कहा कि नहीं करेंगे और जंग शुरू कर दी बेमतलब की। तो इस तरीके से अब वो जो उनकी छवि बनी है उसको लेकर के लोग जो है उनको अब अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। खुद उनकी भतीजी ने भी उसकी मुखालफत कर दी है, और अब वो कितनी देर अपने पद पर बने रहेंगे ये तो समय बताएगा। और उधर यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी शहरियों को अपने यहाँ आने से पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा ईरानियों को आने जाने का। जो लोग गोल्डन वीज़े पर काम यहाँ कर रहे हैं, गोल्डन वीज़े से मुराद उनकी ये है कि जो यहाँ पहले से काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, कोई नया प्रवेश नहीं दिया जाएगा ईरानियों को। तो इस तरीके से ईरानियों की के लिए अब यूएई में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने साफ किया है कि वो ईरान के साथ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। इससे पहले फ्रांस भी मना कर चुका है, लेकिन स्टारमर ने कहा है कि वो हुर्मुज को लेकर के, जो मार्ग है ईरान की तरफ से जो समंदर के रास्ते आता है, जहाँ से सारे मतलब पूरा परिवहन है, वो मार्ग है उसका जहाज़ों का, जो वहाँ से पेट्रोल और डीजल और गैस सब ईंधन लेकर के आता है। तो ये हुर्मुज के मार्ग पर पूरी तरीके से ईरान का कब्जा है, क्योंकि वो ईरान से एकदम यही क्षेत्र में आता है, और बाकी मुल्क जो हैं वहाँ से होकर गुजरते हैं। तो इस जंग की वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो इसमें ब्रिटेन ने 35 देशों के लोगों के बीच एक प्रस्ताव रखा है कि हम लोग हुर्मुज के मसले को तय करने के लिए एकजुट हों, तो ये इस पर कुछ रास्ता निकल सकता है। तो स्टारमर ने बताया अखबार नवीसों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो जल्दी ही इस पर एक सम्मेलन बनाएंगे जिसकी मेज़बानी खुद करेंगे, और 35 देशों को लोगों ने इनके इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। इसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि होर्मुज मार्ग के लिए क्या विकल्प निकल सकता है, और ये रास्ता कैसे खुल जाएगा, और क्षेत्र में किस तरह से शांति स्थापित होगी। तो बहरहाल ब्रिटेन जो है अपनी कोशिश में लगा है। अब देखिए इसमें शांत वो बहाल करने के लिए कि तेल परिवहन मार्ग बहाल हो जाए, हुर्मुज कहाँ तक उसको राहत मिलती है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके समर्थक देश हैं, जो उनकी भलाई चाहते हैं, जो उनके सहयोग के लिए खड़े हैं या उसके समर्थन करते हैं, उनके लिए होर्मुज मार्ग पर कोई रुकावट नहीं होगी। उनके जहाज आते जाते रहेंगे, वो अपने जहाज को आसानी से लाए ले जाएं, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। उधर जंग को लेकर के ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच जवाबी हमलों का दौर जारी है। ईरान ने कतर, कुवैत और खाड़ी देशों में ताज़ा हमलों में भयंकर हमले किए हैं, जिससे ईरान की तरफ से 3 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें बड़े नुकसान हुए हैं। और इसी तरह के और भी वहाँ पर हमले जारी हैं दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ, और उसमें कोई वो नहीं आ रही, जिससे ले करके पूरी दुनिया में तनाव और खलबली का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर के, उसमें बहुत तेज़ी से अब ये सोचा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव पैदा हुआ है उससे ये किस तरीके से महंगाई, ईंधन न मिलने के संकट से जो महंगाई बढ़ रही है, तो इससे पूरी दुनिया
बेचैन हो उठी है, हाहाकार मचा हुआ है। तो हर तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं, हर देश चाहने लगा है, जो खबरें आ रही हैं कि ये जंग जल्दी समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि असम सरकार महिलाओं की भलाई नहीं चाहती, उसकी तरक्की प्रगति को पसंद नहीं करती। उन्होंने यहाँ एक सभा में ये बात कही है। असम में चुनावों को लेकर के जो माहौल चल रहा है उसमें उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पर कोई भी योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं दिखती हैं। उन्होंने असम सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसी भी स्तर पर महिलाओं के हक के प्रगति को के लिए कोई भी योजना ठीक से तरीके से नहीं चला रही है, और जो भी बातें दावा किया जाता है वो सब कागजों पर है। तो बहरहाल प्रियंका गांधी ने ऐसा कहा है, जबकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो सभी के सबका विकास, सबका साथ और महिला सशक्तिकरण का दावा करती रहती है। अब इसमें जो भी हकीकत होगी वो सामने आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अभी पिछले महीने से जो हमले का दौर चल रहा था, उसको लेकर के दोनों देशों के बीच जो तनाव पैदा हुआ है, उसमें शांति स्थापित कराने के लिए चीन ने मध्यस्थता शुरू की है। चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपसी बातचीत करके ये बात की थी कि इस तनाव को कम होना चाहिए, तो दोनों के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है। और विशेषज्ञों का कहना है, जानकारों का कहना है कि अगर ये वार्ता सफल हो जाती है तो जल्दी ही यहाँ पर शांति स्थापित हो सकेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक शख्स को पकड़ा गया था बेंगलोर से, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये फर्जी धमकी दे करके तमाम भवनों को गिराने की, बम रखने की अफवाहें फैलाता था। और इस तरीके से इसने अभी तक 100 फर्जी कॉल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। ये दावा पुलिस ने किया था, लेकिन आज ही फिर एक खबर और सामने आई है जिसमें लिखा हुआ है कि यूपी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की कचहरियों को उड़ाने का दावा किया गया है। किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो अब पुलिस फिर से परेशान है। और ये जिले लखनऊ, अम्बेडकर नगर और मेरठ हैं, जिनहाँ पर जो है पुलिस पूरी सक्रियता से इस बात का पता लगा रही है बम कहाँ रखा है और कब कहीं कैसे कचहरी उड़ाने की बात किसने की है। बहरहाल अब ये है कि इस तरह की धमकी को पहले लोग हल्के में लेने लगे हैं, लेकिन ये कि अभी तक कोई मामला सामने ऐसा आया नहीं जिसमें सत्यता निकली हो। लेकिन धमकी है तो बहरहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव तो हो ही जाती हैं, ताकि अगर कहीं इसमें सच्चाई हुई तो बड़ा नुकसान ना होने पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।